हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोग आज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो वाटर सॉफ्ट करने के लिए जो हार्ड वाटर है उसमें रहे Ca+, Mg+, Cl- जैसे आयंस को निकाल कर उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। फिर एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक लार्ज प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए उसको कैटायन एनायन के बेसिस पर और न्यूट्रल आयन पर बेसिस पर हम लोगों को सेपरेट करने के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। फिर सेपरेशन टेक्निक है, कोई प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, डिकंटेमिनेशन जैसे कि न्यूट्रल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक है हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज है वो हमारा मूवेबल फेज होगा और स्टेशनरी फेज है वो एक स्टैग्नेंट, एक फिक्स्ड फेज होगा। तो मोबाइल फेज के बारे में बात करेंगे तो मोबाइल फेज हमारा लिक्विड होगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड होगा और उसमें हाइड्रोफिलिक हम लोगों को कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर टेक्निक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के बेस पर ही सेपरेशन होगा। तो उसके लिए पोलर मॉलिक्यूल्स का यूज करना पड़ेगा, जो एनायन कैटायन जैसे मॉलिक्यूल्स है उसका यूज करें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक का सेपरेशन इस टेक्निक से नहीं होगा। फिर हम स्टेशनरी फेज की बात करें तो स्टेशनरी फेज स्टैग्नेंट होगा, जो हम लोग सेल्यूलोज, फिर सिलिका जेल, सिलिका बीड्स, फिर हम बात करेंगे अगेरोज जैसी चीजों का यहाँ पर फिक्स्ड स्टेशनरी फेज के लिए इसका यूज होगा। अब मॉडर्न टेक्निक में रेजिन्स का यूज होता है। रेजिन्स, जो रेजिन्स है उस पर हम लोगों को किस टाइप का हम लोगों को मॉलिक्यूल्स चाहिए, हम लोगों को कौन सा कैटायन और एनायन सेपरेट करना है, उस हिसाब से हम लोग रेजिन्स पर वैसे पार्टिकल्स लगाएंगे। जैसे कैटायन हो तो हम लोगों को कैटायन सेपरेट करने हो तो उसके हिसाब से हम लोग रेजिन्स पर अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, तो हम लोगों को कैटायन और एनायन का सेपरेशन मिलेगा। अब रेजिन्स की बात करें तो रेजिन्स दो टाइप के होते हैं। एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे सॉइल, जैसे सॉइल का यूज करते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग दो टाइप के कैटायन और एनायन दोनों का यूज करते हैं। कैटायन में जैसे हम बात करें तो फिनोलिक कंपाउंड, फिर एनायन में हम बात करें तो एमिनो एसिड्स। जैसे हम एनायन के लिए स्टेशनरी फेज के लिए यूज करते हैं, तो इससे हम लोगों को मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा कि हम लोग कौन सा कंपाउंड रेजिन्स में यूज करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग कैटायन और एनायन को सेपरेट करने में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हेल्प करेगी। अब इसके बारे में इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसका वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक HPLC और GC में पूरा मैंने डिस्कस किया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उससे पहले आप जाके समझिए। फिर इसका सिर्फ मैं कॉलम का ही स्ट्रक्चर दूंगा और बताऊंगा कि कैसे इसमें सेपरेशन होगा। बाकी का इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड है, वो वही इंस्ट्रूमेंटेशन से सेपरेट होगा। लेकिन मैं उसके इंस्ट्रूमेंटेशन आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको कॉलम में कैसे सेपरेट होगा वो चीजें आपको बताऊंगा, और उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो हम लोग मोबाइल फेज की बात करें तो हम लोगों को मोबाइल फेज हम लोगों को हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का यूज करना है। वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आगे बढ़ेंगे और सैंपल से अटैच होगा और यहाँ से पास होगा। जो हमारा कॉलम है, जो हमारा स्टेशनरी फेज, जो फिक्स्ड फेज है,
उससे पास होगा और उससे हम लोग को पर्टिकुलर जैसे मॉलिक्यूल्स चाहिए वैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला डिटेक्टर पर प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड जो हम लोगों को पर्टिकुलर जो चाहिए वो हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिटेक्टर पर एक जो होता है यहाँ से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम बात करें कि यहाँ पर जो हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक में हम यहाँ पर रेजिन्स यूज करते हैं, तो ये हमारा स्टेशनरी फेज है। हम रेजिन्स पर हम लोगों को जैसे मॉलिक्यूल्स हम लोगों को ये जो सैंपल हमारा है उस पर जो मॉलिक्यूल्स हम लोगों को अटैच करवाना हो वो हम लोग पर्टिकुलर रेजिन्स पर अटैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने H+ मॉलिक्यूल्स अटैच किए हैं और हमारा स्टेशनरी फेज है जो उस पर मैंने H+ आयंस मेरे प्रेजेंट है और मोबाइल फेज है मेरा उसके साथ A+ आयंस है वो प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि जो ये स्टेशनरी फेज है उस पर H+ आयंस प्रेजेंट है। तो मैं जैसे ही यहाँ से पास आउट करूंगा ये A+ मॉलिक्यूल वाले मोबाइल फेज को, तो ये इंटरेक्ट होगी ये H+ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ और अब मेरे को रिएक्शन ये मिलेगा जो ये मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज वाला है उसके साथ मेरा रिएक्शन होगा। जो ये मोबाइल फेज है उसके साथ ही H+ मॉलिक्यूल्स बॉन्ड कर देंगे। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे कि ये A+ है वो सेपरेट हो जाएगा, जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसके साथ वो अटैच हो जाएगा आसानी से और मुझे मोबाइल फेज के साथ H+ आयंस जुड़े हुए मिलेंगे। तो यहाँ से डिटेक्टर पर मेरा ये मोबाइल फेज H+ के साथ डिटेक्ट होगा कि मेरे को ये वाला मॉलिक्यूल पर्टिकुलर मिल गया। ये कैटायन की बात थी कि मेरे को कैटायन डिफरेंट टाइप का चाहिए तो कैसे मैं ये कैटायन ला सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये यूज किया। अब अगर मेरा N आयन हो तो मैं यहाँ पर OH- का यूज करूंगा कि मेरे को OH-, यहाँ पर OH- मेरा जो रेजिन्स है उस पर मैंने OH- रेजिन्स पर N आयन मैंने मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच किए। तो मेरे जो मोबाइल फेज के साथ मेरे B- मॉलिक्यूल्स को मेरे को कन्वर्ट करके उसके साथ OH- ऐड करना है। तो उसके लिए स्टेशनरी फेज पर मेरा OH- वाला जो मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच होगा। अभी OH- वाला यहाँ पर मोबाइल फेज के साथ अटैच हो जाएगा और मेरे को मोबाइल फेज के साथ OH- वाले N आयन मेरे को प्रेजेंट मिलेंगे। तो इस तरह से मैं कैटायन और N आयन को सेपरेट कर सकता हूँ इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से। वैसे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे वर्क होता है तो उसके लिए मैं लिंक आपको नीचे रखता हूँ। आप HPLC और GC क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझकर इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क करता है इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में। तो ऐसे सेपरेट होगा। अब इसके लिए मैं एक आपको आसान सा एग्जांपल बताऊंगा। हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने की जो टेक्निक है उस एग्जांपल से आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको वो हार्ड वाटर वाला जो है उसको सॉफ्ट करने वाली क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा उसके बारे में समझाऊंगा तो उसको आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को अब हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करते हैं उस बेसिस पर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग बेसिकली वाटर के साथ जो हार्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि Ca+, Mg+2, Cl-, SO4-2 जैसे मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम लोगों को वाटर को सॉफ्ट करना पड़ता है। जो ये मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट हो तो उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो मैंने एक दो कॉलम को प्रेजेंट किया है सिर्फ
इंस्ट्रूमेंट ने से सिर्फ कॉलम को बताया कि ये कॉलम में से हम लोगों का सेपरेशन कैसे होता है और सॉफ्ट वाटर हम लोगों को कैसे मिलता है। तो मैंने ये रेजिन्स के साथ COOH कैटायनिक रेजिन्स है उसके साथ अटैच कर लिए हुए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये RCOOH है यहाँ पर आयन का एक्सचेंज कैसे होगा, तो उसी बेस पर ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाई जाती है कि COOH का जो है उसके साथ जो H+ जुड़ा हुआ है उसका एक्सचेंज होगा और वो कौन सा मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसके साथ जो Cl2 वाले मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल फेज यहाँ से होगा, यहाँ से वाटर पास करेंगे तो यहाँ से वाटर पास होता हुआ इस रेजिन्स में से पास होगा। ये रेजिन्स वैसे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर जो COOH ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम ये हार्ड वाटर यहाँ से पास करते हैं तो ये रेजिन्स के साथ अटैच होते हुए गुजरते हैं। तो यहाँ पर होता है कि RCOOH जो रेजिन्स के साथ अटैच है और CaCl2 जो है उसके साथ एक रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन होकर ये H+ है वो सेपरेट होकर यहाँ पर जो रेजिन्स है उसके साथ RCOO है उसके साथ Ca जो है Ca+2 वो अटैच हो जाएगा। तो ये RCOO यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, RCOO2 Ca जो होता है जो हमारा कैल्शियम है वो इसके साथ इस रेजिन्स के साथ एक H निकलकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो रेजिन्स के साथ ये वाला Ca जो है कैल्शियम है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर H+ और Cl- आयंस है वो इसमें रहेंगे और यहाँ से पास होंगे। फिर RCOOH के साथ MgSO4 वो अगर मॉलिक्यूल्स हो तो उसका भी RCOO ट्वाइस Mg वो रेजिन्स के साथ मैग्नीशियम अटैच हो जाता है और यहाँ पर H+ और SO4-2 यहाँ पर आयंस जो वाटर में वो रहेंगे और रेजिन्स के साथ ये जो हार्ड जो हैवी मेटल्स है वो रेजिन्स के साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे कि कैल्शियम में मैग्नीशियम है वो इस रेजिन्स के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ये केटायन रेजिन्स जो ये केटायन जो हमारा होगा उसको हम लोगों ने आयन का एक्सचेंज कर दिया और उसके साथ हम लोगों को ये जो एनायन और यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रोटॉन H+ जो बेसिकली हाइड्रोजन है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो एक प्रोटॉन ही कहलाता है, तो वो प्रोटॉन हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैटायन का सेपरेशन हो गया, तो यहाँ से जो हैवी मेटल्स थे वो हम लोगों ने निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, तो H+ Cl- SO4-2 जैसे अब एनायंस हमारे यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविल्स होता है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये ग्रेविल्स का यूज क्या है। यहाँ पर सैंड होती है, आई मीन ग्रेविल्स मतलब एक सैंडी होती है, यहाँ से जो अलग किया जाता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पर कैटायन का सेपरेशन हो गया। अब क्या होता है कि ये कैटायन का सेपरेशन हो गया, अब हमारे पास एनायन बचे H+ Cl- SO4-2 वाटर के साथ अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ से ये पास आउट हो गए और ये एनायन जो चेंबर है, एनायन रेजिन्स वाली चेंबर है वहां पर पहुंचेगा और ये वाटर अभी यहाँ से पास होगा। तो अभी एनायन रेजिन्स है वहां पर क्या होगा, तो यहाँ पर NH3Cl प्रेजेंट होगा, रेजिन्स के साथ NH3Cl अटैच है। तो मैं वो आपको बताऊंगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर OH यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो रेजिन्स है उसके साथ OH अटैच होगा, तो यहाँ पर OH अटैच होगा और यहाँ पर हम लोगों का जो वाटर के साथ हम लोगों को Cl- और SO4-2 जो हैवी मॉलिक्यूल्स है, हैवी मेटल्स है
वो इसमें प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा कि RNH3OH के साथ अब Cl माइनस जो N आयंस है वो यहाँ पर वाटर के साथ इसके साथ पास होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो RNH3OH है उसके जगह पर Cl माइनस यहाँ पर अटैच हो जाएगा और हम लोगों को OH माइनस यहाँ पर मिलेगा। और वैसे ही RNH3OH और SO4 -2 है, वहां पर RNH3 ट्वाइस SO4 यहाँ पर मिलेगा और OH माइनस इससे सेपरेट होगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ। जो ये OH माइनस है उस पर Cl माइनस और SO4 -2 जैसे आयंस रेजिन्स पर जुड़ गए और OH माइनस जो ये कॉलम है उसमें सेपरेट हो गए। अब ये जो OH माइनस सेपरेट हुए तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर OH माइनस सेपरेट हो गए। ऑलरेडी हम लोगों को जो ये यहाँ पर कैटायन में H+ आयंस प्रेजेंट थे, तो ये H+ आयंस यहाँ पर आए होंगे। तो यहाँ पर OH माइनस जो रेजिन्स थे जो अलग हुए हैं उसके साथ H+ आयंस अटैच होंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर H2O मिलेगा। तो ये H2O यहाँ पर मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा Mg और Ca+2 कैटायन रेजिन्स से सेपरेट हो गया और एनायन रेजिन्स से हम लोगों का Cl SO4 -2 जैसे आयंस यहाँ से सेपरेट हो गए। तो हम लोगों को यहाँ पर कलेक्टर होगा, वहां से वाटर मिलेगा जो हमारा सॉफ्ट वाटर होगा। वो इस कलेक्टर से हम लोगों को यहाँ पर सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। तो ऐसे आयंस का एक्सचेंज होकर ये क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है और हार्ड वाटर में से सॉफ्ट वाटर कैसे मिले इससे पता चलता है कि कैसे हमारा सॉफ्ट वाटर यहाँ पे मिला। अब हम बात करेंगे कि इस पर RCOOH है तो उस पर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हुआ था, तो RCOOH के स्थान पर यहाँ पर RCOCA जुड़ गया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी जो हमारा रेजिन्स है कॉलम को अभी रिंस करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा कि उसको दूसरी बार यूज में ले सके। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर HCl वाला पंप होता है। जैसे ये सेपरेशन हो जाए, हम लोगों को सॉफ्ट वाटर मिल जाए, फिर यहाँ पर HCl डाइल्यूट HCl जैसी हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं तो इसमें रिंस होगा। ये जो ये ग्रुप है उसके साथ हम लोगों ने HCl जैसे ऐड करेंगे तो फिर से होगा ये कि RCOOH ग्रुप हम लोगों को फिर से मिल जाएगा और यहाँ से CaCl हम लोगों को अलग से इस कॉलम में मिल जाएंगे। और ये जो ग्रेवल्स है उसमें ये CaCl जो हमारा है जो रिंस करके हम लोगों ने CaCl2 का जो यहाँ पर मॉलिक्यूल बना वो इससे सेपरेट कर लेंगे और इससे क्या होगा, फिर से हम लोगों को कॉलम यूज कर सकते हो। और यहाँ पर क्या NaOH का यूज कर सकते हैं और NaOH इस पर रिंस करके यहाँ से जो हमारा NH3Cl जो हमारा बना था उसके साथ NaOH का रिएक्शन होगा और RNH3OH और NaCl हमें वापस मिल जाएगा। तो ये ग्रेवल्स में से हम लोग ये सैंड है जो पत्थर, छोटे पत्थर यहाँ पर रखे होते हैं उसमें से पास होकर यहाँ पर हमें कलेक्ट होगा और वो जो हम लोगों को कॉलम जो हम लोगों को रिंस करनी थी, जो साफ करनी थी, वो हमें कॉलम फिर से NH3OH वाली मिल जाएगी। तो फिर से हम इस कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है वो मैंने आपको बताया। पेप्टाइड, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, इसको सेपरेट करने के लिए भी ऐसे ही यूज होता है। जैसे कि कैटायन हम लोगों को सेपरेट करना हो तो इससे हम लोग कैटायन यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को एनायन सेपरेट करना हो तो इसको एनायन सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें से जो हार्ड मेटल है वो हम लोगों ने कलेक्ट करके वो सेपरेट कर लिए, यहाँ से भी एनायन को कलेक्ट कर लिया। तो ऐसे अलग अलग टाइप से हम लोगों को कैटायन और एनायन का जो सेपरेशन करना होता है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। तो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और जिसको ये यूजफुल है, जिसको इसकी जरूरत है लेक्चर सीरीज की,
उसकी हेल्प कीजिए। थैंक यू।